हेलो एवरीवन, मैं कल्याणी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बिजनेस गुरु में। हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिजनेस मैनेजमेंट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जो आपको कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल में हेल्प करेगा, जिसमें हम आप लोगों को एक एक टॉपिक विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। आप लोगों के लिए हम लोग कंटिन्यू कंप्लीट मटेरियल लेकर आएंगे। अभी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 12th आरबीएससी की कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जा रहा है। आपकी कंप्लीट बुक आपको इसमें कवर करवाई जा रही है। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वेलकम एवरीवन। हम लोग बीएम का सेकंड चैप्टर कर रहे थे, प्रबंध प्रक्रिया, उसकी भूमिका, इसके स्तर, जिसमें हम लोगों ने उसके कार्य कर लिए थे। कार्यों में हमने देखा था कि एक प्रबंधक प्रमुख कार्यों में नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है तथा सहायक कार्यों में निर्णय, नियुक्तिकरण, प्रवर्तन, नवाचार, संप्रेषण और प्रतिनिधित्व, ये सभी कार्य करता है। ये हमने पिछले टॉपिक में क्लियर कर लिया। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि क्या सभी प्रबंधक प्रत्येक कार्य को समान मात्रा में समय देते हैं, और क्या सभी प्रबंधक वास्तव में यही कार्य करते हैं, सब समान कार्य करते हैं? तो अब इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं कि आखिर एक प्रबंधक कार्य क्या क्या करता है। सभी प्रबंधक हर व्यवसाय में एक जैसा कार्य करते हैं? तो इसके संबंध में मैकगिल विश्वविद्यालय के प्रबंध विचारक प्रोफेसर हेनरी मिंटसबर्ग ने प्रबंध की क्रियाओं का अध्ययन करके हमें बताया कि प्रत्येक कार्य पर दिए जाने वाला जो समय होता है वो प्रबंध के स्तर के साथ साथ बदलता रहता है। जैसा कि हमने औपचारिक समूहों में देखा था कि अलग अलग औपचारिक समूह होते हैं। निम्न स्तर नीचे की तरफ फ्लो करता है, जिसमें पहले शीर्ष प्रबंधक आता है, फिर प्रबंधक आता है और फिर निम्न स्तरीय इकाई प्रबंधक आता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे उनके दायित्व घटते बढ़ते हैं, वैसे वैसे ही उनका समयावधि या फिर ये बोले कि उनका कार्यकाल या उनकी कार्य प्रणाली भी बदलती है। सामान्यतः उच्च स्तर का प्रबंधक नियोजन पर अधिक बल देता है, मध्यम स्तर का प्रबंधक निर्देशन, नेतृत्व, समन्वय और संप्रेषण पर अधिक बल देता है, और प्रथम पंक्ति यानी निम्न स्तर का, जिसे हम इकाई प्रबंधक बोलें या यूनिट मैनेजर बोलें, वो प्रबंधक निर्देशन, अभिप्रेरणा, पर्यवेक्षण और नियंत्रण पर ज्यादा समय देता है। तो मिंटसबर्ग ने शोध अध्ययन के विभिन्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा प्रबंधकीय कार्यों में लगाए गए समय को एक तुलनात्मक रिपोर्ट में जो प्रदर्शित किया था, उसे एक चार्ट के द्वारा प्रदर्शित किया है। देखिए वो चार्ट क्या कहता है। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग पहले आता है उच्च प्रबंधक। उच्च प्रबंधक, जिसे हम नियोक्ता भी कह सकते हैं। उच्च प्रबंध स्तर में कई बार संस्थापक भी होते हैं, कई बार नियुक्त प्रबंधक भी होते हैं, जिन्हें हम कंपनी ऑर्गेनाइजर या सीईओ भी कह सकते हैं। तो इनके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है भविष्य प्लानिंग की, यानी भविष्य में किस प्रकार के उत्पाद का निर्माण होगा, क्या क्या नीतियां लागू होंगी, कहाँ किस प्रकार क्रियान्वयन होगा, कहाँ पर निवेश होगा, ये सभी जिम्मेदारियां इनके ऊपर होती हैं। तो अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उच्च प्रबंधक अपने समय का 35% भाग नियोजन में इन्वेस्ट करता है, यानी सबसे ज्यादा पार्ट वो प्लानिंग में ही करता है, क्योंकि योजनाएं बनाना उच्च प्रबंधक का काम है। उसके बाद में वो संगठन और परिवर्तनों पर 20-20% का टाइम देता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन करना, किस प्रकार से संगठन का विभागीकरण होगा, ये भी उच्च प्रबंधक का ही काम होता है। उसके ही अधीन ये कार्य किए जाते हैं। और किस प्रकार से चेंजेस करना है, चेंजेस करने का भी अधिकार उच्च प्रबंधक को होता है। तो ये उसके कार्यों में भी आ जाएंगे, क्योंकि अधिकार हमेशा दायित्व और कार्य से जुड़े होते हैं। फिर आ जाता है 10% नियंत्रण और 15% नेतृत्व। नेतृत्व पर ज्यादा गाइडेंस देना है, क्योंकि अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको आदेश प्रेषित करने के लिए उसे नेतृत्व करना पड़ेगा। और कंट्रोलिंग, सभी क्रियाओं पर मूल्यांकन की जो रिपोर्ट आती है वो एंड में इसके पास आती है। नियंत्रण का एक पार्ट है जो ये लोग करते हैं। सबसे ज्यादा नियंत्रण तो होता है इकाई प्रबंधक के हाथों में, क्योंकि उसे अपने स्तर पर कार्य करवाना होता है। नियंत्रण का सबसे कम समय देते हैं उच्च प्रबंधक। अब बारी आती है मध्यवर्ती प्रबंधक की। मध्यवर्ती प्रबंधक सबसे ज्यादा अपने समय को देता है नेतृत्व पर। नेतृत्व किस लिए? क्योंकि उसको समस्त गतिविधियां, जो भी आदेश आए हैं उनकी पूर्ति के लिए अपने कर्मचारियों का साथ चाहिए, इसलिए उसे उनका नेतृत्व करना पड़ता है। प्लस कर्मचारियों की समस्याओं को उच्च प्रबंधक तक पहुंचाने के लिए भी उनका नेतृत्व करना पड़ता है। तो इसलिए 40% भाग इसका नेतृत्व में जाता है, 25% संगठन में जाता है, क्योंकि इसके अधीन सिर्फ कर्मचारी स्तर है। जबकि उच्च प्रबंधक के अधीन मध्यवर्ती प्रबंधक भी आता है। तो इस प्रकार से उच्च प्रबंधक का दायरा बढ़ गया और मध्यवर्ती का थोड़ा कम हो गया, तो उसका संगठन में पार्ट भी कम हो गया। 15% नियोजन में ये सिर्फ अपने स्तर पर ही नियोजन कर सकता है, अपनी योजनाएं
जो आदेश दिए गए उनके लिए उनको सुलभ तरीके से करने के लिए ही नियोजन कर सकता है, इसके अतिरिक्त ये नियोजन नहीं कर सकते। बाकी का 10% इन्होंने परिवर्तन और नियंत्रण पे स्पेंड किया है। अब बारी आती है पंक्ति प्रबंधक की। पंक्ति प्रबंधक यानी कि यूनिट मैनेजर, इसके अंदर में सिर्फ अपनी एक यूनिट ही होती है जिसे हम सुपरवाइजर के तौर पर देख सकते हैं। तो सुपरवाइजर का काम क्या होता है, जो भी कार्य किया जा रहा है उनका मूल्यांकन करना है, देखना है वो काम टाइम पर पूरा हो रहा है या नहीं, और जो उसके अधीन कर्मचारी आ रहे हैं उनका नेतृत्व करना है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है, इसके लिए ही सुपरवाइजर हम अपॉइंट करते हैं। तो देखिए, पंक्ति प्रबंधक सर्वाधिक समय यानी कि 55% भाग नेतृत्व में लगाता है और अपने कुल समय का 20% कंट्रोलिंग में लगाता है, उन सभी का मूल्यांकन वगैरह करने में। फिर 10% नियोजन और संगठन और 5% परिवर्तन पर लगाता है, क्योंकि परिवर्तन करना इनके हाथों में नहीं होता, इनके दायरे में नहीं आता। अब प्रश्न उठता है, इन्हें परिवर्तन का अधिकार क्यों नहीं है? सीधी सी बात, जितना बड़ा कार्य क्षेत्र उतने ही बड़े दायित्व, तो उतने ही अधिकार दिए जाते हैं। इन सब का जो कार्य क्षेत्र है वो इनके विभाग तक सीमित है। इकाई यूनिट का अपनी इकाई तक है, मध्यवर्ती का अपने विभाग तक है, लेकिन जो उच्च प्रबंधक है उसका संपूर्ण इकाई, संपूर्ण विभाग, बल्कि पूरे जो अपने उपक्रम है उससे संबंधित होता है, इसलिए उसे परिवर्तन और नियोजन के अधिकार दिए जाते हैं। तो प्रबंधक के क्या कार्य हैं, इसके संबंध में जो मिंटसबर्ग थे उन्होंने इसको प्रबंधकीय भूमिका के तौर पर देखते हुए इसका वर्णन किया है। तो अब देखते हैं कि एक्चुअल में भूमिका होती क्या है। अब आता है भूमिका। भूमिका का आशय प्रबंध के व्यवहार व व्यवहारों के समूह तथा कार्य व क्रियाओं के समूह से है, जिसकी अपेक्षा समाज व संगठन उससे करता है तथा उसके अनुरूप ही प्रबंधक उनसे व्यवहार करता है और भूमिका निभाता है। प्रबंधक एक समय में नियोजन करता है, नियोक्ता भी है, संगठन करता भी है, ये सभी कार्य वो कर रहा है, लेकिन इन कार्यों को करते समय वो ध्यान रखता है कि समाज उससे क्या अपेक्षा कर रहा है। वो नियोजन करते समय ये देखता है कि समाज उससे किन आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है, किस प्रकार के उत्पाद का निर्माण चाहता है, किस तरीके की चीजों को अवॉइड करने की अपेक्षा रखता है। भाई समाज के हित में जो चीज नहीं है तो समाज ये एक्सपेक्ट करता है कि जो भी प्रबंधक है या संचालक है वो इन चीजों को अवॉइड करता चले, तो इसके आधार पर ही वो नियोजन करता है। जैसे कि आप फिल्मों में देखते हैं कि जब भी किसी होटल में कोई वेटर गलती कर देता है तो उस समय में एक मैनेजर को बुलाया जाता है, जो उस होटल का मैनेजर होता है। तो मैनेजर को क्यों बुलाया गया? मैनेजर की तो कोई गलती नहीं थी, गलती तो वेटर ने की है। मैनेजर को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि मैनेजर एक समय में एक नियोक्ता भी था, जिसने उस कर्मचारी को नियुक्त किया। वो एक नियोजक है जिसने ये सभी सेवाओं से संबंधित निर्णय लिए, निर्णय करता है, वो नेतृत्व करता है, वो सभी योजनाएं बनाना उसकी जिम्मेदारी थी। तो ये सभी सेवाएं उसके निर्देशन, एक निर्देशक भी है, उसके निर्देशन में ये सभी सेवाएं संचालित हो रही हैं। तो इन सबके प्रति जवाबदेह कौन होगा? प्रबंधक होगा। तो इस तरीके से इनकी भूमिका रहती है, कभी एक नियोक्ता के तौर पर, नियोजक के तौर पर, निर्णयकर्ता के तौर पर, नियंत्रक के तौर पर, संगठनकर्ता के तौर पर। अलग अलग समय में इनकी भूमिका अलग अलग देखी जाती है। तो प्रोफेसर हेनरी मिंटसबर्ग ने 5 बड़ी औद्योगिक कंपनियों के उच्च स्तरीय प्रबंधक, जिन्हें हम मुख्य कार्यकारी प्रबंधक भी कह सकते हैं, उनकी क्रिया और व्यवहारों का अध्ययन कुछ मान्यताओं पर आधारित होकर किया। पहली आती है, प्रबंधकों को संस्था की उच्च पद स्थिति तथा अधिकार सत्ता, जिसे हम निर्णय कहते हैं, जब वो प्राप्त होती है, ऐसी स्थिति में वो एक नियोजनकर्ता की भूमिका निभाता है और एक नियंत्रक की भूमिका निभाता है। नियोजन करना भी उसी की जिम्मेदारी है और सभी कार्यों के प्रति मूल्यांकन करना भी उसी का कार्य होता है। दूसरा आता है अधिकार, शक्ति या सत्ता एवं उच्च पद स्थिति। उन्हें अपने अधीनस्थों व सहकर्मियों के साथ लोक व्यवहार के कारण अंतर्व्यक्तिक संबंधों का निर्माण करने में सहायता करता है। तो ऐसी स्थिति में जब अंतर्व्यक्तिक स्थिति होती है, उस समय में वो एक संगठन करता है, यानी कि विभागीकरण करता होता है, और एक निर्देशक भी होता है जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश निर्देश प्रेषित करता है। तीसरी मान्यता है, प्रबंधकों की संस्था में उच्च पद स्थिति एवं अधीनस्थों के अंतर्व्यक्तिक संबंध संगठन व लोक व्यवहार में प्रबंधकों की कई भूमिकाएं उत्पन्न करती हैं। ऐसी स्थिति में वो एक निर्देशक, एक नियोजनकर्ता होता है। ये एक सूचनात्मक स्थिति मानी जाती है। इसमें उच्च पद स्थिति के समय तो वो नियोजन कर रहा है, लेकिन जब आती है उसकी अधीनस्थों के साथ अंतर्व्यक्तिक संबंध के समय, उस समय वो उनका निर्देशन करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उन्हें अभिप्रेरित करता है, उनका नेतृत्व करता है। तो ये सभी भूमिकाएं वो अलग अलग स्थितियों में निभाता है। जैसा कि उन्होंने इस सारणी में व्यक्त किया है कि प्रबंधक के कार्य और उसकी भूमिकाएं किस प्रकार होती हैं। इसमें भूमिका, उन्होंने जब अंतर्व्यक्तिक भूमिका बताई है तो उसमें उन्होंने कार्य बताए हैं,
संगठन का और निर्देशन का। जब उसकी भूमिका एक सूचनात्मक भूमिका के तौर पर होती है, तब उसके कार्य होते हैं नियोजन करना और निर्देशन करना। और जब वो एक निर्णयात्मक भूमिका निभाता है, तो वो नियंत्रण करता है, नियोजन करता है और संगठन करता है। ये तीनों काम वो एक निर्णयात्मक स्थिति में करता है। तो इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि प्रबंधकीय भूमिकाएं प्रबंधकों की पद स्थिति एवं उस पर प्राप्त अधिकारों की मात्रा पर निर्भर करती हैं। प्रबंधकों के व्यक्तिगत कौशल, ज्ञान, चातुर्य व लोक व्यवहार के साथ साथ यदि उनकी पद स्थिति और अधिकार जोड़ दिए जाएं, तो उनके भूमिका और उनके जो कार्य विभाग है या कार्य क्षेत्र है, उसका निर्धारण किया जा सकता है, जिसके लिए प्रबंधकों की 10 तरीके की भूमिका निर्धारित की गई हैं। इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है। तो देखिए, मिंटसबर्ग ने 10 प्रकार की भूमिकाओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया है। पहला आता है अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं, जिसके अंतर्गत मुखिया की भूमिका, नायक या नेता की भूमिका और संपर्क अधिकारी की भूमिका यानी कि संप्रेषण को इन्होंने ऐड किया है। दूसरा आता है सूचनात्मक भूमिकाएं। इसमें एक प्रबोधक या निरीक्षक की भूमिका, जिसमें वो मूल्यांकन करता है। प्रसारक या प्रचारक की भूमिका, जिसमें वो संचार या संप्रेषण करता है। और प्रवक्ता की भूमिका, जिसमें वो आदेश प्रेषित करता है। निर्णयात्मक भूमिका, इसमें साहसी या उद्यमी की भूमिका, जब वो नियोजन करता है तो उसमें एक साहस दिखता है, क्योंकि योजना बनाने में हमें कई बार नवाचार करना पड़ता है और नवाचार रिस्की होता है, क्योंकि यदि वो सफल नहीं होता है तो उसके लिए जिम्मेदार हम होंगे। अशांति या उपद्रव निवारक की भूमिका, यहाँ पे वो नियंत्रक की भूमिका निभा रहा है। संसाधन वितरक व आवंटक की भूमिका, यहाँ पे वो संगठनकर्ता बन गया। और मध्यस्थ या वार्ताकार की भूमिका, तो यहाँ पर वो संप्रेषक बन गया। तो अब इन सभी भूमिकाओं का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो पहला लेते हैं अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं। अंतर्वैयक्तिक भूमिका है अपनी औपचारिक सत्ता, पद एवं स्थिति के कारण प्रबंधक अंतर्वैयक्तिक भूमिकाओं का निर्वाह करता है। इन भूमिकाओं में निम्नलिखित शामिल है। पहला आता है संस्था अध्यक्ष, जिसे हम बोलते हैं मुखिया की भूमिका। इस भूमिका में अपनी संस्था का मुखिया या अध्यक्ष होने के नाते प्रबंधक वैधानिक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करते हैं, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं तथा समारोह आदि की अध्यक्षता करते हैं। ये सभी कार्य आपने देखा है, जैसे कि आपके स्कूल का जो मुखिया होता है या संस्था प्रबंधक होता है, वो होता है आपका प्रिंसिपल। आपके मार्कशीट पर उन्हीं के हस्ताक्षर होते हैं। सभी गतिविधियां या जो भी कोई योजना या सूचना या निर्णय लिए जा रहे हैं, उनका जो वैधानिक प्रपत्र होता है, उस पर उनकी मोहर और उनके हस्ताक्षर होते हैं, जो ये प्रमाणित करते हैं कि ये उनके आदेश के साथ ही प्रेषित की गई हैं, जिसके लिए वही जिम्मेदार होंगे, वही जवाबदेह होंगे। अब दूसरी अंतर्वैयक्तिक भूमिका आती है नेता की। नेता की भूमिका में प्रबंधक अपने अधीनस्थों को संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्प्रेरित करता है, उन्हें अभिप्रेरणा देता है, उनका मार्गदर्शन करता है। वह अपनी सत्ता, समन्वय तकनीकों और अभिप्रेरण उपायों के द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं और संगठन के लक्ष्यों में एकीकरण स्थापित करता है। नेतृत्व के समय ही एक संगठनकर्ता समस्या निवारक भी होता है, जो अपने कर्मचारियों की समस्याओं का निवारण करता है, उन्हें अनुकूल वातावरण प्रदान करता है और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए या ये बोले उपक्रम के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अभिप्रेरित करता है। अब तीसरी अंतर्वैयक्तिक भूमिका आती है संपर्क अधिकारी की। इस समय एक प्रबंधक अपने संगठन तथा बाह्य पक्षों तथा विभिन्न विभागों व संगठनात्मक इकाइयों के मध्य संपर्क सूत्र की भूमिका निभाता है। यह भूमिका सूचनाओं के आदान प्रदान, समन्वय की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भाई, इस समय जितने भी आदेश या संस्था से संबंधित आवश्यक निर्णय हैं, उन सभी सूचनाओं का लेन देन एक संप्रेषणकर्ता के तौर पर वो करता है। अब हैं सूचनात्मक भूमिकाएं। इन भूमिकाओं में प्रबंधक विभिन्न सूचनाओं, तथ्यों, ज्ञान का संग्रहण व वितरण करता है। इसमें सूचनाएं सिर्फ देना ही नहीं है, सूचनाएं एकत्र भी की जाती हैं अपने अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों से। आवश्यक सूचनाएं, जो भी गतिविधियां संचालित हुई हैं उनके संबंध में रिपोर्ट, जो भी मूल्यांकन करा है उनकी रिपोर्ट एकत्रित की जाती है, जो हमने अभिलेख संधारण में पिछली साल पढ़ा है। तो वो सब गतिविधियां इस समय होती हैं। इस प्रकार वह संगठन के स्नायु केंद्र यानी कि नर्व सेंटर माने जाते हैं। इससे संबंधित उनकी 3 भूमिकाएं होती हैं। तो पहली सूचनात्मक भूमिका है प्रबोधक की। जिस समय वो सूचनाएं एकत्रित कर रहा है, रिपोर्ट एकत्रित कर रहा है, सभी गतिविधियों का मूल्यांकन करके और सभी सूचनाओं को एकत्रीकरण कर रहा है। प्रबोधक में प्रबंधक को नियोजन, निर्णयन व प्रबंधकीय कार्यों के लिए विभिन्न सूचनाओं की आवश्यकता होती है। ये हम भी जानते हैं कि अब तक जितना काम हुआ है उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही हम ये तय कर पाएंगे कि भविष्य तक ये योजना सही चलेगी या नहीं चलेगी, कार्य पूरा होगा या नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंग नियोजन करने के लिए हमें सूचनाएं तो चाहिए।
तो अतः वे अपने संगठन व इसके वातावरण के बारे में विभिन्न ज्ञान स्रोतों से सूचना सामग्रियां एकत्रित करता है, यानी विभिन्न विभागों से अपनी अपनी रिपोर्ट लेता है। जैसे वित्त विभाग से वित्त से संबंधित रिपोर्ट लेगा, उत्पादन विभाग से उत्पादन व कच्चे माल से संबंधित रिपोर्ट लेगा, इस तरीके से मानवीय संसाधन विभाग से वो कर्मचारियों से संबंधित रिपोर्ट लेगा। इस तरीके से रिपोर्ट का वो एकत्रीकरण करता है। वह अपने अधिकारियों, अधीनस्थों, सह प्रबंधकों व अन्य संपर्क सूत्रों के माध्यम से जानकारियां प्राप्त करता है। सरकारी जानकारियां वो अपने वकील या सह प्रबंधक से लेगा, जिसे हम विधिक अधिकारी बोलते हैं। ये भी हमने पिछली साल पढ़ा था। तो इन सभी माध्यमों से वो सूचनाओं को एकत्रित करता है। अब अगली सूचनात्मक भूमिका आती है प्रसारक की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे सूचनाओं का प्रसार होगा। ये सूचनाएं अब आगे प्रसारित होंगी, जो हमने एकत्रित की हैं उनके आधार पर नियोजन करके हम फिर से आदेश निर्देश देंगे। तो प्रसारक के तौर पर प्रबंधक इस भूमिका में एकत्रित सूचनाओं की उपयोगिता एवं आवश्यकता अनुसार अपने अधीनस्थों से संबंधित इकाइयों को वितरित व प्रसारित करता है। इसमें तथ्यात्मक सूचनाएं, मूल्य सूचनाएं दोनों प्रसारित की जाती हैं। मूल्य सूचनाएं प्रबंधकों के दृष्टिकोण से प्राथमिकता आदि से संबंधित होती हैं। तो एक प्रसारक के तौर पर जिन जिन विभागों को जो जो सूचनाएं चाहिए, अब वो उन्हें प्रसारित कर रहा है, जिसके लिए वो लिखित और मौखिक दोनों तरीके अपनाता है। औपचारिक व अनौपचारिक दोनों रूपों से सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं। औपचारिक और अनौपचारिक हमें पता है कि किस तरीके से प्रसारित होती हैं। अनौपचारिक होता है जब हम मौखिक तौर पर सभा का गठन करके बोलते हैं, और औपचारिक होता है जब हम लिखित आदेश प्रेषित करते हैं। तो दूसरे शब्दों में ये कहा जाए, प्रबंधक इस भूमिका में को निर्वाह हेतु व्यक्तिगत पत्रों का भी इस्तेमाल करेगा, गश्ती पत्रों का भी इस्तेमाल करेगा, व्यक्तिगत व सामूहिक सभाओं का आयोजन कर सकता है, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, फैक्स यानी संप्रेषण के साधनों का इस समय वो उपयोग करता है। जिस प्रकार वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री एक प्रसारक के तौर पर विभिन्न सूचनाएं, विभिन्न आदेश प्रेषित करने के लिए टेलीविज़न का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट के जरिए सूचनाएं प्रेषित हो रही हैं, न्यूज़पेपर के जरिए सूचनाएं प्रेषित हो रही हैं, उसमें आदेश दिए जा रहे हैं, नियमों का पूरा विवरण मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर एक प्रसारक के तौर पर वो भूमिका निभा रहे हैं। अब तीसरी सूचनात्मक भूमिका आती है प्रवक्ता की। प्रवक्ता की भूमिका के समय एक प्रबंधक अपने संगठन की सभी योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों के बारे में बाह्य पक्षकार, वो बाह्य पक्षकार जो संस्था से संबंधित है, जैसे कि सरकार को टैक्स से संबंधित, हमारे इनकम से संबंधित सभी जानकारियां देनी होती हैं, ग्राहक को देनी होती है, अपने उत्पाद से संबंधित, समुदायों को संस्था की योजनाओं से संबंधित, और ये निवेशक होते हैं उनको हमारी लाभांश और हमारा जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है उससे संबंधित सूचनाएं, या जो नई सूचनाएं हैं उनसे संबंधित जानकारियां देने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों से वो सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं। अब बारी आती है निर्णयात्मक भूमिका की। इस समय प्रबंधक एक संगठन करता, नियोजन करता और नियंत्रण करता रहता है, वो मूल्यांकन भी करता है। तो निर्णयात्मक भूमिका में प्रबंधक की व्यूह रचना निर्माण करने संबंधी उसकी भूमिका होती है, जिसके लिए कुछ भूमिकाएं बताई गई है। सबसे पहला तो उद्यमी एक साहसिक भूमिका निभाता है, क्योंकि एक उपक्रम को स्थापित करना, एक उद्यम को स्थापित करना साहस का कार्य है। वो भी वो उद्यम जो अब तक में स्थापित हुआ नहीं है। उद्यम यानी उद्यम मचाना नहीं होता, उद्यम होता है किसी व्यवसाय या किसी सेवा को चालू करना। जैसे कि ये स्विगी, जोमेटो चालू हुए, कैसे चालू हुए? जब देखा कि लोग भरी धूप में जाना पसंद नहीं करते हैं, या फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमें घर पर ही चीज़ मिल जाए। जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह आया था, तो फ्लिपकार्ट पे हमें ऑनलाइन सामान घर तक आता था, तो हम सोचते थे खाने पीने की भी चीज़ आ जाए। तो स्विगी और जोमेटो आए। अब मेडिकल से भी संबंधित वेबसाइट आ रही है, क्योंकि दवाइयाँ भी घर पे मिल जाती हैं। और इसके साथ साथ अभी लॉकडाउन में सब्जियों से संबंधित भी आ गया, भाई सब्जियाँ भी हमें मार्केट से ऑनलाइन मिल जाएंगी। तो ये सभी क्या है, ये एक उद्यम स्थापित करना है। जो चीज़ें वर्तमान में नहीं है या जो आवश्यकताएं नहीं है, उनके आधार पर एक नई सेवा हमने उत्पादित कर दी, हम उत्पादनकर्ता बन गए, हम एक उद्यमी बन गए। तो देखिए, इस भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन के लिए विभिन्न संभावनाओं, अवसरों व खतरों का पता लगाता है तथा उनके अनुरूप परिवर्तनों और सुधारों को लागू करता है। वह वातावरण में होने वाले परिवर्तन से लाभ उठाने के लिए संगठन में नव प्रवर्तनों को लागू करता है, यानी नवाचार से संबंधित कार्य करता है। जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएं बदलती हैं, वैसे वैसे न्यू चेंजेस आते हैं। जैसे कि पतंजलि का देख लो, शैम्पू, साबुन, बल्कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी आ गए, खाने पीने की चीज़ें भी आ गई। जितनी आवश्यकताएं उत्पादित हुई, उतनी वो चीज़ें ले लेकर आने लग गए, और इस तरीके से उन्होंने यूनिलीवर को बाहर ही निकाल दिया, देसी देसी कह करके। तो ये होता है अवसरों की खोज। उन्होंने देखा कि लोग
अब विदेशी चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहे हैं, वो स्वदेशी अपनाना चाहते हैं, तो उन्होंने अवसर की खोज कर ली। अब अगली निर्णयात्मक भूमिका है उपद्रव निवारक की। प्रबंधक अपने संगठन में उत्पन्न होने वाले दिन प्रतिदिन के झगड़ों, उपद्रवों, उत्पात, मनमुटावों, संघर्षों व अशांति को दूर करता है। वह अपने कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और दबावों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है और उनका मार्गदर्शन करता है। वह हड़तालों, अनुबंध खंडन, कच्चे माल की कमी, कर्मचारियों की शिकायत और कठिनाइयों पर विचार कर पद स्थिति और अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्हें दूर करता है। जैसे कि इकाई प्रबंधक की क्या अधिकार है कि वो जो भी समस्याएं हैं, या तो उन्हें अपने स्तर में ही सुलटारा कर दे, या फिर वो अपने से जो उच्च अधिकारी है, जिसे बोलते हैं मध्यवर्ती प्रबंधक, उन तक पहुंचाए। मध्यवर्ती प्रबंधक अपने स्तर तक ही उन सूचनाओं का निवारण कर सकता है, नियोजन कर सकता है, संगठन कर सकता है। इससे ज्यादा परिवर्तन भी वो अपने स्तर तक ही करेगा। लेकिन जब ये सूचनाएं या ये बोलें ये समस्याएं जब बड़े स्तर पर हो जाती हैं, तो ये चली जाती हैं शीर्ष प्रबंधक के हाथ में, तो वो उसके अनुरूप कार्य करता है। तो यहाँ पे सबका कार्य जहां तक हो अपने स्तर पे उनका निपटारा करना है, अन्यथा उन्हें आगे प्रेषित कर देना है और उच्च अधिकारियों तक उन सूचनाओं का पहुंचाना है और अपने कर्मचारियों का उच्च अधिकारियों के सामने नेतृत्व या प्रतिनिधित्व करना है। ये भी हमने संप्रेषण के तौर पर औपचारिक समूहों में देखा था। अब अगला आता है संसाधन वितरक। इस भूमिका में प्रबंधक अधीनस्थों के समय प्रबंधन, संसाधनों व कार्यों के बारे में कार्य योजना बनाता है, यानी कि नियोजन करता है। वित्त, कच्चे माल, यंत्र, अन्य आपूर्ति आदि के आवंटन के बारे में निर्णय लेता है। साथ जिसे हम बोल सकते हैं संगठन कर रहा है। विभिन्न विभागों की संसाधन प्राथमिकताओं को निश्चित करता है, बजट तैयार करता है। इस प्रकार प्रबंधक संगठन के संसाधनों का क्यों, कब, कैसे, किसके लिए खर्च करना है संबंधी निर्णय लेता है। ये हमने लास्ट ईयर पर्यटन वाले टॉपिक में जब हम देख रहे थे प्रबंधक के विभिन्न विभिन्न स्तर थे और वो अपने स्तर में किस तरीके से संसाधनों का नियोजन कर रहे थे, संसाधनों का आवंटन कर रहे थे, संबंधित निर्णय ले रहे थे। तो ये सभी इस संसाधन वितरक की भूमिका के तौर पर आता है। अब अगली आती है वार्ताकार। तो वार्ताकार की भूमिका में एक प्रबंधक विभिन्न पक्षकारों और विभिन्न समूह, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य हो, जैसे कि श्रम संघ, पूर्तिकर्ता, ग्राहक, सरकार व अन्य एजेंसियों के साथ समझौते संबंधी वार्ताएं करके संगठन को लाभान्वित करता है। वह विभिन्न विवादों की दशा में उनके हल के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। तो इस भूमिका में प्रबंधक लोगों और लोगों के समूह से आपसी मामलों में बातचीत करेगा, मोल भाव करेगा और जितना भी संभव हो उन मामलों को निपटाने की कोशिश करता है। जैसे झगड़ा हो जाए या हड़ताल हो जाए तो उस समय बीच बचाव करना या फिर बाह्य पक्षकारों तक सूचनाओं को पहुंचाना। इस प्रकार वो अन्य विभागों और दिन प्रतिदिन के कार्यों में भारी लोगों व संस्थाओं से वार्ता करता है, यानी बातचीत करता है। तो यहाँ पे वो वार्ताकार की भूमिका निभा रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रबंधक कितनी प्रकार की भूमिका निभा रहा है, कभी संगठन, कभी नियोक्ता, कभी नियोजक, कभी नियंत्रणकर्ता। तो वो अपने अपने अधिकार, दायित्वों और अपने स्तर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाता है, अलग अलग स्तर पर अपने कार्य करता है। तो आज का टॉपिक अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम लोग आगे की स्टडी कंटिन्यू रखेंगे। तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिल जाएं। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आपके माइंड में लगता है या कोई डाउट लगता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको डेफिनेटली आंसर किया जाएगा।